अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो है वीडियो के अंदर इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह इस वीडियो में तमाम क्वेश्चंस करेंगे, तमाम पार्ट्स भी करना है। ठीक है, सिर्फ तमाम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तमाम पार्ट्स, हर पार्ट्स में आपको जो है वो खुद सॉल्व कराऊंगा, उसका सलूशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आएगा, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई कोई भी मिस ना करना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओ कि ग्रुप की फ़ीस हमारी है 1500। अब इस ग्रुप में मिलेगा क्या ऐड होकर व्हाट्सएप ग्रुप में? देखो, ग्रुप में आपको नोट्स तमाम सब्जेक्ट के, गेस्ट पेपर का पीडीएफ, मॉडल पेपर का पीडीएफ, एमसीक्यूज़ का पीडीएफ तमाम सब्जेक्ट के अलग अलग 600-700 एमसीक्यूज़। अच्छा, ऐसे का पीडीएफ 60-70 ऐसे आपके लिए लिख के रखे हैं। एप्लीकेशंस का पीडीएफ 9 से लेकर 12 तक के लिए, ठीक है। उसके अलावा गेस्ट पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व, टेस्ट सेशन तमाम सब्जेक्ट के तमाम चैप्टरों के, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन और डिस्कशन और मटेरियल पूरे साल की फ़ीस है, एक महीने की नहीं है। तो इतना सारा मटेरियल सिर्फ 1500 रुपये में हम आपको पूरे साल प्रोवाइड करेंगे। तो आप खुद भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चीज़ें बन रही हैं। तो पूरी साल की फ़ीस है, तो ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाएं। अगर सोच रहे थे तो ऐड हो जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ा भरोसा नहीं हो पा रहा है कि भाई क्या पता हमारे पैसे ना डूब जाएं या कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी सालों से हमारे एमई इंग्लिश सेंटर के व्हाट्सएप पे ग्रुप चल रहे हैं। हमने ना 8 में भी बच्चों को पढ़ाया, आप में से बहुत ने हमसे 8 भी देखा होगा, 9 भी देखा होगा, 10th भी देखा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह सेकंड ईयर और फिर एप्टीट्यूड यानी यूनिवर्सिटी का टेस्ट, फिर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ज़रूर ग्रुप में ऐड होना, और बाकी चीज़ें मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो अब जो है अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन 1 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन 1 में कहते हैं लेट ए, आपके पास एक पूरा ए मैट्रिक्स है। अब आपने उस ए मैट्रिक्स पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है? वेरीफाई डेट। देखो, आपको जब भी ये दो पैरेलल साइन के अंदर या दो पैरेलल लाइंस के अंदर कोई चीज़ बनी हुई नज़र आए ना, तो उसका तो मतलब आपको पता है कि आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट लेना है, डिटरमिनेंट लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले ए का डिटरमिनेंट लेना है। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन एक ट्विस्ट छोटा सा ये है कि जब आप दोबारा सॉल्व करेंगे ना, यानी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद ए का डिटरमिनेंट लेंगे। यानी काम तो आपने डिटरमिनेंट ही लेना है दोनों में, लेकिन पहले ट्रांसपोज लेकर लेना है और उसके बाद बगैर ट्रांसपोज लेके, या ऐसे कर लीजिए, पहले बगैर ट्रांसपोज लेके उसके बाद ट्रांसपोज लेके। तो आ जाओ यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ गए ना? सोल्यूशन में क्या लिखोगे आप कि यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट बस सिंपली फाइंड करना है। तो ए का डिटरमिनेंट यहाँ इस चीज़ के बराबर आएगा। अच्छा, तो आप लेंगे पहले 2, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, पहली रॉ और पहला कॉलम, उसके तमाम एलिमेंट को आप हटा देंगे और जो बच जाएगा वो ले लेंगे। 4 -5 6 1, ठीक है। और आप इसको लिखेंगे -5 माइनस फार्मूले के मुताबिक है। उसके बाद पहली रॉ हटा देंगे, दूसरा कॉलम हटा देंगे, 3 1 बच रहा है। आप लोग क्या करिए, इस पे लाइन मार दें, पहली रॉ पे लाइन मार दें, पहले कॉलम, दूसरे कॉलम पे लाइन, तो देखेंगे जो बचे वो लिख लीजिएगा, 6 1। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, +0 लिखकर ये पूरी की पूरी रॉ हाइट कर देंगे आप। ये पूरी की पूरी रॉ नहीं लिखेंगे, ये पूरा का पूरा कॉलम नहीं लिखेंगे आप। तो आपके पास क्या बचेगा, 3 1 4 -5। अगर नहीं भी लिखते तो चल जाता, क्योंकि ये 0 है तो पूरा 0 ही कर देगा उसे भी। अच्छा, वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक 0 पूरे टर्म को 0 कर देता है। 4 माइनस फार्मूले वाला, और यहाँ आपका कितना आ रहा है, 30 आ रहा है आपका, ठीक है। -30 क्यों? क्योंकि 5 -5 मल्टीप्लाई बाई 6 -30 देगा आपको, -5 फार्मूले के मुताबिक, और 3 -6, और ये पूरा 0, क्योंकि पूरी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। अब ए का डिटर्मिनेंट आपके पास कुछ इस तरह का आ रहा है कि 2। अच्छा, अब देखें, इसके लिए पूरा एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर इसको माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और 4 को ऐड कर दीजिए। देखो, माइनस माइनस प्लस, और 30 + 4 कितना होगा, 34, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया 5, और ये आ गया आपका
-3। अच्छा, ए का जो आपके पास डिटर्मिनेंट आ रहा है वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 34 68 माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 15। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आपके पास आता है वो आता है 83 कर कुछ आता है। ठीक है, कुछ नहीं आता, 83 ही आ रहा है। अच्छा, मैट्रिक्स तो नॉन सिंगुलर है, आप पहचान गए क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है, छोटा भी आ रहा होता तो भी नॉन सिंगुलर, 0 आएगा तो ही सिंगुलर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या कर लिया, सिर्फ ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ चुका है 83। अब मेरे पास जगह कम है तो चलो मैं कोशिश करता हूँ कि इधर ही कर दूँ। अच्छा, अब ए का ट्रांसपोज मिटा ही लेते हैं क्योंकि जगह वैसी कम है ना, इतने में शायद आए ना, है ना। ये चलें कोशिश करते हैं, इसी पे करते हैं, एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है। ठीक है, जगह कम पड़ेगी तो रिमूव कर देंगे। अच्छा, अब देखो इसका ट्रांसपोज ले लो, चाहे तो रॉ को कॉलम बना लो या कॉलम को रॉ बना लो, लेकिन बुक में हर जगह ऐसा किया गया कि कॉलम को रॉ बनाया गया, तो मैं कॉलम को ही रॉ बना देता हूँ। 2 3 1, ठीक है, ये पूरी की पूरी कॉलम थी, अब रॉ में लिख दी गई है। 5 4 -5, ये पूरी की पूरी कॉलम थी, रॉ में लिख दी गई है दूसरी। अच्छा, 0 6 1, याद रखना तीसरी कॉलम हमेशा तीसरी रॉ बनेगी, दूसरी कॉलम हमेशा दूसरी रॉ बनेगी, पहली कॉलम हमेशा पहली रॉ बनेगी। ये तरतीब कभी भी बिगड़नी नहीं चाहिए, वरना हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। अच्छा, अब ए ट्रांसपोज का आप करेंगे डिटर्मिनेंट, तो यहाँ क्या आ रहा है आपके पास 2, ठीक है, 4 6 -5 1, उसके बाद आपका आ रहा है -3, ठीक है। अब 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, 0 चेंज हो चुका है। -3, पहली रॉ हटा दीजिए, कॉलम हटा दीजिए, तो 5 तो लग नहीं रहा है कहीं से, 5 आप लग रहा है, ठीक है। आगे एक मोटिवेशन दूंगा छोटी सी, ठीक है। आपको पता है ना, मैं आप लोगों को मोटिवेट रखता हूँ कि भाई पढ़ते रहें, पढ़ाई में दिल लगा के रखें। अच्छा, अब देखो, अब जगह नहीं है, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल एंड पर ही है बोर्ड, ठीक है। अब मैं ऊपर से रिमूव कर दूँगा। 83 याद रखिएगा, ये हमारा सबसे बेसिक काम है। तो अब अभी हमने यहाँ पे लिख लेना टेक, ट्रांसपोज के ऊपर लिख लेना टेक राइट हैंड साइड, ठीक है। बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो ए का ज़रा ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या बनता है आपके पास 2 और ये 1, ठीक है, माइनस फार्मूले वाला आपका आ गया, और ये -30 यहाँ पर एज इट इज सतर आया आपका। अच्छा, एक गलती हो रही है, ये 1 थोड़ी ना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, समझ गए ना 4 क्यों आ रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है ना, 3, हाँ, ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 0, क्योंकि -5 मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है। ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 30, और ये आ गया आपका माइनस करके 0, ठीक है। अच्छा, ए का फिर से आप करिए ज़रा, ट्रांसपोज हो गया, हाँ, तो ये आपका हो गया है 34, ठीक है। देखो, माइनस माइनस प्लस, 30 + 4 34, और -15 और +30। अच्छा, अब ए का ज़रा यहाँ पर डिटर्मिनेंट कर लीजिए ट्रांसपोज का। अच्छा, वही होगा 34 मल्टीप्लाई बाय 2, 34 मल्टीप्लाई बाय 2 68 -15 + 30। अब ज़रा देखिए क्या नंबर ये हमें देते हैं। 68, पूरा कैलकुलेटर से एक ही बार कर लीजिए, 68 -15 + 30, 83 ही आ रहा है अगेन। तो आपने चेक किया कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेकर ए को निकाल रहा हूँ या ए का सिर्फ डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, ताकि आप लोगों को जो हम मटेरियल बना रहे हैं वो भी मिल सके, ठीक है। गैस पेपर भी मिलेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है पिछली बार भी हमारे गैस पेपर यानी 10th और 9 में भी गैस पेपर कितने ज़्यादा उससे पेपर आया था। क्वेश्चन 1 इतना ही था, इतना ही आसान था। देखो, ये ए का डिटर्मिनेंट भी सेम आया
ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी सेम आ रहा है। तो ट्रांसपोज लेने से आपका डिटर्मिनेंट में कोई तब्दीली नहीं आती और दोनों सिचुएशन में मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर ही रहा, सिंगुलर भी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जब पुरानी बुक थी तो आया करता था पेपरों के अंदर ना, फर्स्ट ईयर के अंदर, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है काम करना। ये आपका ना 1 है। अच्छा, तो ये आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें ये कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग यानी इसको आपने सॉल्व वैसे नहीं करना कि इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं या इसका जो है आप कुछ और मेथड लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये 0 के बराबर है। मतलब आपको कहा जाए ना कि ये काम करें लेकिन इस चीज़ से नहीं करिएगा। फॉर एग्जांपल कोई डब्बा आपने खोलना है तो मना कर दिया जाए कि इस डब्बे को कैंची से नहीं खोलिएगा, किसी और चीज़ से, तो आप कटर का इस्तेमाल करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि उस डब्बे को खोलेंगे ही नहीं क्योंकि आपको कैंची का इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ भी बिल्कुल वही काम है। अगर आपको कहा जा रहा है कि एक्सपेंड ना करें इसे, यानी इसके ऊपर और मेथड्स ना लगाएं जो आपने पीछे पढ़ा है बस, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व करके दिखाएं, तो आप वो कैसे करेंगे? आप ये कोशिश करेंगे कि कोई भी 2 रो सेम हो जाए। कैसे? या 2 कॉलम सेम हो जाए। अब देखो, कॉलम तो सेम करना मुश्किल है, रो यहाँ पर ऑलरेडी सेम है। हाँ, कॉलम को भी सेम कर सकते हो, चाहे तो ट्रांसपोज लेके कर लो। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी देखो, यहाँ पर आपको एक रो तो 1 1 1 की मिल गई है। देखो, ऊपर कहीं ऐसा नहीं आ रहा कि तीनों एलिमेंट सेम हो रो में, और ना ही यहाँ पर तीनों एलिमेंट सेम आ रहे रो में। तो एक रो आपको बिल्कुल सेम मिल गई है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो अब आप कोशिश करोगे या तो दूसरी रो इसको 1 1 1 कर लो, या जो तीसरी रो है इसको, या जो पहली रो है इसको 1 1 कर लो। अब कैसे कर सकते हो? ये बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी क्योंकि अभी तक कभी ये बात हमारे पास आई ही नहीं कि आप एक रो के एलिमेंट को दूसरे रो में ऐड कर सकते हो मैट्रिक्स में। देखो, अभी तक आपने एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करा या कोई नंबर ऐड करा था। पहली बार ये चीज़ आपके सामने आएगी कि आप कोई भी रो का एलिमेंट, यानी अगर ऐड करना है ना तो ऐसे होगा कि z को सिर्फ आप इस एलिमेंट के साथ ऐड कर सकते हो, इसके साथ नहीं कर सकते। ये नॉट पॉसिबल है, सिर्फ ये ही पॉसिबल होगा आपके लिए। ठीक है, ये ही पॉसिबल है सिर्फ, और ये ही पॉसिबल है। यानी आप y को सिर्फ ऐड कर सकते हो z प्लस x में, आप y को y प्लस z में ऐड नहीं कर सकते। तो आप ऊपर नीचे वाली चीज़ों में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि ऊपर जो है ना वहाँ भी हमारे पास 1 1 आ जाए, क्योंकि जब हमारे पास 1 1 आ जाता है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। यानी अगर 2 रॉस या 2 कॉलम सेम आ जाए तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। अब वो मैं आपको कैलकुलेटर से भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये बात की जो है बहुत ज़रूरी है कि अगर यहाँ तो 2 रॉस या 2 जो है वो, या तो 2 रॉस या 2 कॉलम, ठीक है, 2 रॉस या 2 कॉलम अगर सेम आ जाएं तो डिटर्मिनेंट क्या आता है आपके पास? फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट क्या आता है आपके पास? 0 आता है आपके पास। ठीक है, 2 रॉ सेम आ जाए या 2 कॉलम। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से रॉ नंबर 1 या रॉ नंबर 2 इसमें भी 1 1 1 बना लें। तो वो कैसे बनेगा? आप कॉमन भी निकाल सकते हो, लेकिन कॉमन निकालने के लिए आपको एलिमेंट तो सेम चाहिए होंगे ना, तो वो मैं करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पहले वर्डिंग लिखो कि ऐड रॉ 2 इन रॉ 1। अब ये R2 का मतलब क्या है? ये वाली रॉ, दूसरी वाली रॉ, और R1 का मतलब है पहली वाली रॉ। तो इनको ज़रा ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, z को जब ऊपर ऐड किया तो यही होगा। अच्छा, x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, x प्लस वाई प्लस z। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर x यहाँ पे लिखना चाहिए, तो ऐड हो रहे हैं। आप चाहो आगे लिखो, पीछे लिखो, कहीं भी लिखो, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए x को पहले लिख दिया, y को बाद में, z को उसके बाद में। तो ये तो सेम ही रहेगा, z x y 1 1 1। लेकिन अभी भी देखें तो सेम तो हुआ नहीं, सेम तो नहीं हुआ। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ भी एक्स वाई जेड या एक्स वाई जी, यहाँ भी एक्स वाई जी, यहाँ भी एक्स वाई जी आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे?
टेक, अब यहाँ लिख के करिएगा, टेक कॉमन फ्रॉम रॉ 1। अब रॉ 1 से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, x प्लस वाई प्लस जी कॉमन निकाल सकते हो। अच्छा, ये पूरा इक्वल टू 0 याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब वो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी कर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 1 1, क्योंकि कॉमन निकालोगे तो 1 ही बचेगा ना वहाँ पर। z x y 1 1 1। मैंने क्या कहा था कि अगर दो रॉस सेम आ जाए या दो कॉलम सेम आ जाए तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये बात प्रूफ हो गई कि ये पूरी चीज़ आपके पास 0 के बराबर आ गई है ना। x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू ये पूरा 0, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बॉक्स ये 0 के बराबर आ चुका है। अब मैं ये करके भी दिखाता हूँ कैसे होता है। तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो 0 आ रहा होगा। तो यानी ये बात प्रूफ हो गई कि 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। यानी बगैर हमने डिटर्मिनेंट लिए, बगैर हमने कुछ भी करे, हमने ये बात प्रूफ कर दी कि जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स था वो इक्वल टू 0 है। अब आप बोलोगे सर कैसे? दो तरीके से मैं ये बात प्रूफ करके दिखा सकता हूँ आपको। एक तो आपके सामने डिटर्मिनेंट ले लूँ या एक आपके सामने कैलकुलेटर से कर लूँ। कैलकुलेटर से मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो शायद समझ ना आए, मैं कैलकुलेटर से फिर भी करके दिखाऊँगा, लेकिन ये लिख लेना। लेकिन मैं ये बात आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि कैसे डिटर्मिनेंट 0 आता है दो रॉस। और आपने देखा ना ही मैंने डिटर्मिनेंट लिया कहीं पे भी और ना ही मैंने कहीं पर जो है कुछ भी सॉल्व किया, मतलब बस मैं ऐड कराता गया, लेकिन ना ही मैंने डिटर्मिनेंट लिया, ना ही मैंने एडजॉइन लिया, ना ही मैंने इन्वर्स लिया, कुछ भी नहीं किया। फिर भी मैंने ये बात प्रूफ कर दी कि ये 0 के बराबर था। अब ये ज़रा चीज़ देख लीजिए कि कैसे आपके पास दो रॉस या दो कॉलम सेम आ जाए तो डिटर्मिनेंट 0 आता है। 1 1 रख के चेक कर लीजिए, देखें 1 1 हो तो सिर्फ 0 नहीं आएगा, सेम हो तो ही 0 आएगा। मतलब अगर दोनों रॉ में 1 1 आ रहा है तो भी 0, लेकिन अगर 2 2 भी आ रहा होगा तो भी 0 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 2 2 3 4, छोटे नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 2 2 2। अच्छा, ये भी 0 के बराबर आएगा क्योंकि दो कॉलम सेम है। अगर ऐसे लिख लो 2 2 2, क्योंकि अभी हमने पता किया था ना कि यहाँ तो ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट लो या विदाउट ट्रांसपोज तो भी 0 आएगा। 1 2 3 2 2 2, ये चीज़ भी 0 आएगी। अब 2 2 की जगह 1 लिख दो तो भी 0 रहेगा, सब तरीके से 0 बनेगा। अब मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। ए मैट्रिक्स कह लेता हूँ इसको, ठीक है, मैं ये वाला कर रहा हूँ। तो ये मैंने लिख लिया, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ मैं, 2 हो गया। ये मैं सिर्फ प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, आप भी लिख लो मेरे साथ ताकि आपको ये बात याद रहे। 2 3 2 2, ठीक है। उसके बाद -1 2 2 2 2, ठीक है। उसके बाद +2, ये आ रहा है 2 2 2 3, ठीक है। गलती ना हो, बस गलती होगा तो 0 आना ही नहीं है। 2 2 2 सही है। अच्छा, बस ये प्रूफ कर लेते हैं और फिर कैलकुलेटर से भी प्रूफ करेंगे। तो ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 6, है ना। ये हो गया आपके पास कितना, -1, ये हो गया आपके पास 2 × 2 4, 2 × 2 4, माइनस का प्लस का कैंसिल 0 हो जाएगा। 3 2 6 -2, सॉरी 6 -4, ठीक है। तो ए का ज़रा डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, इसको 0 लिख दीजिए। तो वो वहाँ कितना बच रहा है आपके पास, वहाँ आपके पास बच रहा है 4 - 6 यानी -2, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, -2 बच रहा है ना। 4 - 6, तो ये तो 0 हो गया आपका, क्योंकि प्लस का 4 माइनस के 4 से कैंसिल 0 बचेगा, वो 1 को भी 0 करेगा, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ भी आ रहा है आपके पास 2, तो यहाँ क्या आ रहा है आपके पास, ए का डिटर्मिनेंट -4 + 4, तो -4 + 4 से कैंसिल हुआ तो क्या आया, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। देख लिया आपने, जब भी दो रॉस सेम आएंगी डिटर्मिनेंट आपके पास 0 चला जाएगा। अगर दो कॉलम भी सेम हो तो भी 0 हो जाएगा। ये याद रखनी है बात, प्रूफ करके दिखा दी है ताकि कहीं किसी बच्चे के लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो। कैलकुलेटर से भी कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस का।
अब ये वाला डाल देता हूँ मैट्रिक्स, क्योंकि ये तो हमने यहाँ रफली ही फेयरली ही सॉल्व कर लिया है। अच्छा, जिसको डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता था कैलकुलेटर से, वो भी देख ले। आपने क्या दबाना है, ये मोड का बटन दबाना, ये अल्फ़ा का बटन दबाना है और मोड का बटन दबा देना है। फिर बताता हूँ, फर्स्ट अल्फ़ा फिर मोड। एक दो बार वीडियो रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा अगर कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो। 6 पे क्या लिखा, मैट्रिक्स दबा दीजिए। अच्छा, अब ये मेरे कैलकुलेटर की ख़राबी है कि वो जो है वो सही काम नहीं कर रहा। 6 पे लिखा हुआ है ये देखा, ठीक है, मैट्रिक्स लिखा हुआ था 6 पे। फिर दिखाता हूँ, अल्फ़ा ये आपका आ गया यहाँ पर मैट्रिक्स, ठीक है, 6 पे लिखा हुआ आ गया। अल्फ़ा दबा के मोड दबाया तो मेरे पास ये पूरी डिटेल्स आ गई कि 6 दबाना है मुझे, क्योंकि मैट्रिक्स सॉल्व करना है। ये फिर मैं दूसरा कैलकुलेटर ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेटर ख़राब हो गया ना इसलिए, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पर भी 6 पे ही आ रहा है, आपके पास भी 6 पे ही आ जाएगा, ठीक है। अब 1 पे क्या आ रहा है आपके पास, मैट ए यानी मैट्रिक्स ए। अब आपने 3/3 सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका मैट्रिक्स गिवन 3/3 है, तो 3/3। अच्छा, अब आपने बस वैल्यू इंसर्ट करनी है। यहाँ लिखें 2 2 2। अच्छा, 1 2 3 2 2 2, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स चला गया मैट ए में, ये सेव हो गया 2 2 2 1 2 3 2 2 2। अब ये AC दबा दीजिए, कोई मसला नहीं है। अब आप दबाएंगे शिफ्ट और दबा देंगे 4। आपने क्या पता करना है, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, पूरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ DET डेट लिखा हुआ मिलेगा। तो ये डेट दबा दीजिए, 7 पर आपका आ गया। अच्छा, मैट्रिक्स तो लेकर आना पड़ेगा, तो फिर दबाइए शिफ्ट और फिर दबाइए 4। आपका जो है वो, ये आपने क्या मैट ए में नंबर सेव कराए थे, तो यहाँ इसको दबा दीजिए। अब देखें ये 0 ही आ रहा है, ठीक है। ये देखें बार बार इक्वल टू दबा रहा हूँ लेकिन ये 0 आ रहा है। तो ऐसे ये कैलकुलेटर से प्रूफ हो गया आपका। तो मैंने दोनों तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप कोई शकों को शुबात नहीं रहे होंगे। हाँ, अब आप पार्ट 2 करते हैं कि वो कैसे होगा। कॉलम को कॉलम में ऐड करा सकते हैं, रो को रो में ऐड करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं ज़रा इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने कोई भी चीज़ आप लोगों से मतलब ऐसा नहीं रखा है कि छुपा के कर रहा हूँ। सब चीज़ें आपको मैं फ़ौरन बताता जा रहा हूँ। जैसे जैसे एक्सरसाइज में चीज़ें आ रही हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और उसकी वजह ये होती है कि एक्सरसाइज के दौरान ही डिस्कस यूँ कर रहा होता हूँ कि फिर वो चीज़ें आपके सामने आ गई होती हैं, सॉल्व करने के लिए कह दिया गया होता है आपको। तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा कि हाँ, मैंने इस एक्सरसाइज में सर के साथ ये काम करा था, तो मुझे याद है कि इसमें करना क्या है। ये पेपर में आ सकता है, बिल्कुल हलवा सवाल है। बस आपने क्या करना होगा, थोड़ा सा अपने आप को इस सवाल के लिए प्रिपेयर करना होगा कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ है, बस आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, कॉलम में रख दिया है सब कुछ, ठीक है। सब कुछ कॉलम में रख दिया है, वहाँ रो में रखा गया था, यहाँ कॉलम में रखा गया है। देखिए ये लिखा हुआ है। अब आपको एक जगह पर तो 1 1 1 मिल गया है, तो अब तो आधी ज़िंदगी तो यहीं आसान हो गई है। अगर मैं कुछ कर इसको सेम कर दूं और कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ भी 1 1 आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास मैट्रिक्स 0 आएगा। और यहाँ पर ये कंडीशन है कि 0 के बराबर है सोल्यूशन। तो आपने यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड ही उठाओगे, 0 थोड़ी ना सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक वर्डिंग लिखूँगा ऐड। अब आप कॉलम ऐड कर रहे हो, ठीक है, कॉलम ऐड कॉलम 2 इन कॉलम 3, क्योंकि ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 2 है। तो 1 1 1 x। अच्छा, ये जब आप ऐड कर रहे हो ना कॉलम को, तो ये कॉलम कहीं नहीं जा रहा, ये अपनी जगह पर ही है। तो x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। z ऐसे ही लिख दिया, y को बीच में ले आया मैं क्योंकि y वहाँ से आया है। तो x ऐसे ही लिख दिया, y ऐसे ही लिख दिया, z ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। z वहाँ से आ गया, इक्वल टू 0। कॉमन निकाल सकते हैं इस पूरी रो को, सॉरी इस पूरे कॉलम को। तो लिख दीजिए टेक कॉलम 3 कॉमन, या कोई भी वर्डिंग चाहो लिख सकते हो, कॉमन कॉलम 3 ये भी लिख लो। C का मतलब कॉलम है, ठीक है, और 3 का मतलब तीसरी कॉलम है। तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 1 1 x। अच्छा, हम कॉमन निकाल लें तो पहले लिखना पड़ता है x प्लस वाई प्लस z 1 1 1 x y z 1 1 1। अब देखें मैंने क्या बताया था,
कि अगर 2 कॉलम सेम आ जाएं या 2 रॉ सेम आ जाएं, कोई भी हो, 1 2 हो या 1 3 हो या 2 3 हो, आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब कोई चाहे तो इसे सॉल्व करके भी देख सकता है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, अब वर्डिंग लिख लेते हैं, वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इफ़ 2 कॉलम, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इफ़ 2 कॉलम आर सेम DET determinant will be 0। ठीक है, ये लिख लेना जो मैंने लिखा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये लिख लेना जो मैंने लिखा है, इसके नीचे लिख लेना। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जी, और ये पूरी चीज़ क्या हो गई है, 0। ठीक है, और ये 0, तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो 0 ही रहती है। तो ये बात प्रूफ हो गई आपकी बगैर एक्सपेंड किए कि हाँ, ये जो गिवन चीज़ थी ये 0 के बराबर है। अच्छा, अब कर लीजिए पार्ट 3 करते हैं। मैं वीडियो नहीं रोक रहा हूँ क्योंकि फिर मैं भी थोड़ा बोर हो जाता हूँ, इसलिए तो मैं वीडियो नहीं रोक रहा। पार्ट 3 करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं साथ साथ एक बात बताता भी रहता हूँ कि अब थोड़ा सा ना ये सवाल मुश्किल लगेगा आपको। अब आपको 1 1 नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, याद रखना ये जो है ना, ये आपको 4 कॉलम वाला और 4 रो वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, लेकिन ये भी 0 0 बनेगा, देखना। ये देखो यहाँ के 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 के, ये क्या हो गई, 4 रो बन गई। अभी तो एक कॉलम बना है लेकिन रो 4 आ गई हैं हमारे पास। अच्छा, बी 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 डी ए, ठीक है, ए सी। अच्छा, एक सामने वाले एलिमेंट के सामने ही लिखिएगा, ऐसा ना आगे पीछे हो जाए। सी प्लस डी, ए प्लस डी, बी प्लस ए, बी प्लस सी। ये कुछ तरतीब है आपकी। अच्छा, तो देखो भाई इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर बड़ा मुश्किल सवाल मालूम होता है। मैंने क्या कहा था, जब भी अगर कोई पूरी की पूरी रॉ सेम नज़र आए या कोई कॉलम सेम नज़र आए, अब आपको देखो ये पूरा का पूरा के लिखा हुआ है, तो इसको कॉमन खींच लो, अभी 1 1 1 बन जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपने ज़रा कॉन्सेंट्रेट करना है सवाल पे, सोल्यूशन खुद ही नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप टेक कॉमन। अच्छा, अब कॉमन कहाँ से निकाला है हमें कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम मैं पहले नहीं लिख रहा था लेकिन अब लिख लूँगा तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं भी लिख रहा हूँ तो भी चल जाएगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें आपकी कोई नंबर नहीं कटेंगे अगर हो रही है तो। टेक कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, देखो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4 है, और फिर रॉ भी आपको 4 नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो ये के बाहर यहाँ पर आ जाएगा, 1 1 1 1, बी बी, छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा इसी में आ जाए ना तो अच्छा हो जाएगा। ए सी सी डी, सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस डी, बी प्लस ए। सर अभी भी बहुत मुश्किल मालूम होता है सवाल, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रा कोशिश करें कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 4 में ऐड करने की, सवाल आसान हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अभी ये 0 नहीं होगा जब तक आप शो नहीं करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो लिखिए, क्या लिखेंगे, ऐड कॉलम, देखो सी ए और आर का वर्ड इस्तेमाल करो, ऐड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इन कॉलम 4। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 1 1 1। बी जो चीज़ ऐड कर रहे हो उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं आएगी, जिधर ऐड कर रहे हो वहीं तब्दीली आएगी सिर्फ। ए सी सी डी, अब देखो ए आपके पास, मैं आगे पीछे नहीं करता हूँ ताकि मुश्किल ना हो। अच्छा, बी आपके पास कहाँ से आ रहा है, देखो एक स्टेप डायरेक्ट हो सकता है इसमें, क्योंकि आपने यहाँ पर लिख दिया है कि कॉलम 2 और कॉलम 3 ही ऐड कर रहे हो। तो देखो कॉलम 3 से आपके पास क्या आ गया, ए, और कॉलम
2 से क्या आ गया B, बाकी C प्लस D तो आपके पास ऑलरेडी ही मौजूद थे, है ना। ये करना ऐसे ही, ऐसे नहीं करना कि पहले B ऐड कर रहे हो और कॉलम 2 ऐड कर रहे हो, फिर कॉलम 3 अलग स्टेप में, फिर अरेंज अलग स्टेप में। ये तो बहुत ऐड करने वाले मामला सिंपल है ना, हमें नज़र आते हैं कि भाई A इधर आ गया और B इधर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया। अच्छा, A तो ऑलरेडी मौजूद था, B कहाँ से आया, कॉलम, क्योंकि आपने लिखा है कॉलम 2 से ऐड कर रहे हो। अच्छा, C कहाँ से आया, कॉलम 3 से, और D आपके पास पहले से मौजूद था। तो देख रहे हो ऊपर नीचे वाली चीज़ें सेम होती जा रही हैं। अच्छा, A यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं आगे लिख दूँ, अगर मैं ऐसे कहूँ कि B प्लस A इक्वल टू A प्लस B ही होता है, कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि सर ये गलत है। सही है, बिल्कुल सही बात है। A प्लस B या B प्लस A की बात है। A पहले लिख दिया, B बाद में लिख दिया, C जो है वो कॉलम 3 से आ गया क्योंकि आपने ऐड किया है, और D जो है वो कॉलम 2 से आ गया है। अच्छा, A आपके पास कॉलम 3 से आ गया, B आपके पास पहले से मौजूद था, C भी पहले से मौजूद था, D आपके पास कॉलम 3 से आ गया। कॉमन निकाल सकेंगे? बिल्कुल निकाल सकेंगे। तो यहाँ लिखिए फिर से, टेक कॉमन फ्रॉम कॉलम 4। अब कॉलम 4 आ गई ना। अच्छा, एक मिस्टेक है, के ख़त्म नहीं होगा, के साथ ही चलेगा, के ख़त्म नहीं होगा, के साथ ही चलेगा। तो आप कॉमन निकाल रहे हैं तो पहले आप लिख लीजिए A प्लस बी प्लस C प्लस D। कॉमन निकालने के लिए ज़रूरी है कि 4 रो हों, 4 कॉलम हों, सेम ही चीज़ मौजूद होनी चाहिए। देखो A प्लस A B C D A B C D A B C D A B C D, इसीलिए मैं कॉमन निकाल पा रहा हूँ, वरना मैं कॉमन नहीं निकाल पाता बिल्कुल भी। मैंने अपने टाइम में ये समझा था तो मुझे बहुत मुश्किल से समझ में आता था ये सवाल, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं आ पाया ना मुझे कभी कि कर क्या रहा है। ठीक है, तो कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया कि यहाँ से कॉमन निकाला है, A B C D यहाँ से। अब 3 बाय 3 का मैट्रिक्स हो, 4 बाय 4 का मैट्रिक्स हो, बात तो सेम ही रहेगी, बात तो हम सेम ही करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ 2 कॉलम, ठीक है, कॉलम, इफ़ 2 कॉलम, 4 बाय 4 का मैट्रिक्स में भी सेम होता है। इफ़ 2 कॉलम के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ़ 2 कॉलम आर सेम डिटर्मिनेंट will be 0 के A प्लस B प्लस C प्लस D मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया, इक्वल टू 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो ये प्रूफ हो गई चीज़। ये इसका पूरा होल सोल्यूशन मैंने यहाँ रख के आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूव डेट। अच्छा, विदाउट एक्सपेंडिंग से मुराद यही होता है कि डिटर्मिनेंट नहीं लेना, ठीक है। विदाउट एक्सपेंडिंग से मुराद, मैंने शायद पीछे उस वक्त शुरू में बोली भी थी कि मैट्रिक्स ना लो, इन्वर्स ना लो या एडजॉइंट ना लो, वो तो मैंने समझाने के लिए कही थी। लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग से मुराद यहाँ पर इनका ये है कि डिटर्मिनेंट नहीं लेना, डिटर्मिनेंट नहीं लेना, लेकिन फिर भी बताना कि ज़ीरो है या नहीं है। तो अब अगले सवालात, ये तो नहीं बोलूँगा मुश्किल है, आसानी है। जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। मैं हर बार आपको नहीं बोलता हूँ कि ये सवाल इम्पोर्टेंट है या ये सवाल कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सवालों के लिए कह रहा हूँ, एक सवाल पेपर में ज़रूर आएगा इससे, ठीक है, पूरा एक सवाल ज़रूर आएगा, मतलब एक पार्ट। तो इसको ज़रा लिख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके। चलो अब उस क्वेश्चन को भी करते हैं, क्वेश्चन 3 को। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैंने अभी तक 3 लिखा नहीं है, ठीक है, 3। अच्छा, सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 था, और पार्ट 2 अगर आपने करा क्वेश्चन नंबर 2 का तो वो यही चीज़ थी, बस वहाँ पर क्या था, XYZ लिखा था, यहाँ ABC लिख दिया गया है। तो आप पहचान गए होंगे आपने क्या करना है कि आपको एक रॉ में तो वन बना हुआ मिल ही गया है, आपने दूसरी रॉ में भी वन बनाने की कोशिश करनी है। सोल्यूशन लिख दीजिए, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर ऐड कॉलम, सॉरी, एक कॉलम में आपको वन बना हुआ मिल गया है तो आपको दूसरी कॉलम में वन बनाना है। ऐड कॉलम टू
इन कॉलम 3 1 1 1 ए बी सी। अब ए को उधर ऐड कर दीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ए को पहले लिख दीजिए, फिर बी वहाँ से ऐड होने के लिए आ गया तो सी बन गया। ठीक है, ए ऑलरेडी मौजूद है, सी आ गया आपके पास और बी आ गया आपके पास। ये गलत है, बी आ गया आपके पास और सी आ गया आपके पास। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं ए प्लस सी प्लस बी, अगर कॉलम 3 के कॉलम 2 के तीसरे एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं कॉलम 3 के तीसरे, तो बिल्कुल ऐसे भी लिख लो, लेकिन बाद में भी ये बात तो यही है ना कि ये भी ए बी प्लस सी इसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। तो ऐसे लिख लो या डायरेक्ट यही कर लो, क्योंकि मैंने कहा ना बड़ी क्लास में आ गए, प्लस पहले लिखना है या नहीं लिखना इसके ऊपर हम अब लड़ाई नहीं करेंगे। अगर कोई हम लोग इस बात पे लड़ना शुरू हो जाएं कि a प्लस बी क्या वाकई बराबर होता है b प्लस ए के, तो आप खुद बोलें कितना टाइम हमारा चला जाएगा। तो अब इस लड़ाई में हमने नहीं पढ़ना कि a प्लस बी क्या बराबर होता है b प्लस ए के, हम बहुत बार कम्यूटेटिव लॉ कर चुके हैं। तो अगर कभी भी हमें ऐसा लिखा हुआ मिले तो हम ऐसा डायरेक्ट लिख लेंगे बगैर किसी कन्फ्यूजन के, सर बता चुके हैं और हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं। और आप चाहें तो वहीं पे बैठे प्रूफ कर सकते हैं कि 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, दोनों सिचुएशन में 5 5 ही रहता है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही हो कि सर ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं कि ए बी सी फिर बी प्लस सी प्लस ए। एक बात है, आप पहले लिख लो फिर एक और स्टेप करके उन्हें अरेंज कर दो। अच्छा, अब टेक कॉमन, कोई भी स्टेप छुड़वाऊंगा नहीं, टेंशन नहीं ले। टेक कॉमन, टेक कॉमन, और क्या कॉमन निकालना है अपने a प्लस बी। मैं वर्डिंग बार बार मुख्तलिफ यूँ लिख रहा हूँ क्योंकि मैं रटा हुआ नहीं हूँ सवाल को, मुझे सवाल समझ में आया हुआ है कि करते क्या हैं। अब मैं ये लिख दूँ टेक कॉमन फ्रॉम कॉलम 3 या टेक कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम 3, एक ही बात है, हर सिचुएशन एक ही चीज़ को बता रही है। मैं बोलूँ कि आपका नाम अली है या मैं बोलूँ नाम है आपका अली, बात तो एक ही है ना भाई। तो एक चीज़ को आप दो तरीके से भी करें तो कोई मसला नहीं होता। एक मसला है कि कॉमन निकाला लेकिन लिखा नहीं, वो कहाँ पर, तो वहाँ लिखना पड़ता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो 1 1 1 ऑलरेडी मौजूद था, a b c यहाँ पर आ गया, 1 1 1 यहाँ पर आ गया, ये 0 के बराबर था। देखिए मैं वही बात आ गई है ना कि मैं लिख देता हूँ फिर भी, इफ़ 2 कॉलम्स आर, मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जानबूझ के, इफ़ 2 कॉलम्स आर सेम डिटरमिनेंट MINA, मैं भाई सही लिख देता हूँ मसला ना हो जाएगा किसी को ना, डिटरमिनेंट विल बी 0। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 0 0, तो ये प्रूफ हो गया 0 इक्वल टू 0 रहा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं रही होगी मैं उम्मीद करूँ। अब पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा शायद मुश्किल मालूम होता हो लेकिन है आसान। आप चेक करें कि सबका सम क्या आ रहा है ऊपर से नीचे से, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखें यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ हल निकाला होगा इसका, लेकिन अगर नहीं निकाला तो चलो मैं इस तरह से आपको ट्रेन कर देता हूँ कि अगला जो क्वेश्चन आए ना वो आप कर सको। अभी तक तो सिर्फ ऐड ही कर रहे थे ना पीछे, तो वो बड़ा आसान हो रहा था और नज़र भी आ रहा था कि अगर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कॉमन निकल पड़ेगा। लेकिन अब इसमें तो ऐसा मालूम नहीं हो रहा होगा ना कि अगर इस वाली कॉलम को इस वाली कॉलम को और इस वाली कॉलम को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ पर कुछ भी नंबर आया लेकिन वो 8 से बड़ा ही आ रहा है। 4 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास 10। ठीक है, और फिर उसको 8 में मिलाया तो 18, तो यहाँ भी बड़ा ही नंबर आ रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा। अब क्या करें, अब आप थोड़ा सा आगे आके सोचें। अब आप प्लस पे ना रहें, मल्टीप्लाई पे भी जा सकते हैं, मल्टीप्लाई पे जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, माइनस पे जाएं। आप क्या करना है कि आपने इस वाली कॉलम को इस वाली कॉलम से माइनस करके चेक करना है, समझे, इस वाली कॉलम को इस वाली कॉलम से माइनस करके चेक करना है और इसी वाली कॉलम को इसी वाली कॉलम से माइनस करके चेक करना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास जवाब सेम आने लगेगा, मतलब ये कॉलम भी सेम हो जाएगी, ये कॉलम भी, अलग नंबर आएंगे लेकिन सेम आने लगेंगे। अब मैं ज़रा लिख के बताता हूँ, समझ में आ गई होगी बात, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रही होगी।
अभी सिंपल हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ ज़रा यहाँ, अच्छा ये सब्ट्रैक्ट की फुल फॉर्म नहीं लिखूँगा, सब्ट लिखूँगा मैं, ठीक है। या चलो एक बार फुल लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट, TRAC, सब्ट्रैक्ट C2 और C1, मतलब C2 वाली जो कॉलम है उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे C1 वाली कॉलम से, यानी पहले C2 वाली वैल्यू लिखेंगे फिर C1 वाली वैल्यू लिखेंगे। एंड और C3 के साथ भी सेम यही करेंगे। अब डायरेक्ट नहीं करते हैं, x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7। तो देखो मैंने क्या किया, x प्लस 3 माइनस, क्योंकि मैंने कहा ना मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा कॉलम 2 को कॉलम 1 से, x प्लस 1। अब मैं ये एक स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे बात समझ आ सके, ठीक है। x प्लस 4, x प्लस 9 माइनस x प्लस 7, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या कहा था कि मैं सेम काम C3 के साथ करूँगा, x प्लस 5 माइनस x प्लस 1, x प्लस 8 माइनस x प्लस 4। सर ये तो कुछ और मुश्किल कर दिया आपने काम, लेकिन मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए एक स्टेप का, फिर देखेंगे कि काम आसान हो जाएगा। अच्छा आप सिंप्लीफाई करिए ज़रा, x प्लस 1 इक्वल, अच्छा कहीं कहीं आपको ना नोट्स में ये लिखा हुआ मिलेगा टेक राइट हैंड साइड, तो देखो वो राइट हैंड साइड पर ही है तो राइट हैंड साइड ही लूँगा, मैं कौन सा लेफ्ट हैंड साइड ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ। क्या हो गया, x प्लस 3 माइनस x माइनस 1, यही हो गया ना, माइनस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, तो x प्लस 6 माइनस x माइनस 4, x प्लस 9 माइनस x माइनस 7। डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, लेकिन मैंने कहा मैं आपको ज़रा एक दो स्टेप सही से समझा दूं ताकि फिर आप भी आगे से खुद से कर सकें इस सवाल को, ठीक है। अब बस आपने बस सिंपली जो सिंप्लीफिकेशन करते आए हैं वो करनी है, x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7, माइनस का x प्लस के x से कैंसिल करेगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का x प्लस के x को कैंसिल करेगा, 6 माइनस 4 2 होता है, माइनस का x प्लस के x को कैंसिल करेगा, प्लस 9 माइनस 7 भी 2 होता है, माइनस का x प्लस के x को कैंसिल करेगा 4 आ जाएगा, माइनस का x प्लस के x को कैंसिल करेगा 4, 8 माइनस 4 4 होता है, 11 माइनस 7 भी 4 ही होता है, कैलकुलेटर से कर लीजिए, ठीक है। अच्छा लेकिन सर एक पूरी रॉ के एलिमेंट तो सेम हो गए और एक पूरी कॉलम के एलिमेंट तो सेम हो गए और दूसरी कॉलम के एलिमेंट, लेकिन दो कॉलम सेम नहीं हो सकी हैं, तो ये कैसे करेंगे? ये आप ऐसे करेंगे कि आप कॉमन निकाल लेंगे। क्या आप चाहें तो एक जगह से 4 कॉमन निकाल लें, एक जगह से 2 कॉमन निकाल लें, ये भी सही तरीका है, तो वो 1 1 हो जाएगा। तो ये कर लेता हूँ, देखो यहाँ ज़रा, टेक कॉमन, या ऐसे भी कर सकते हो ये कि सिर्फ यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो जब 2 कॉमन निकालोगे तो 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 पर, तो 2 रॉ सेम हो जाएंगी। तो मैं काम करता हूँ, मैं कॉमन ही निकालता हूँ, टेक कॉमन 2 फ्रॉम कॉलम 2 एंड 4 फ्रॉम कॉलम 3 है ना, 3 कॉलम से 3। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है, x प्लस 1, अच्छा जो चीज़ कॉमन निकल रही है वो बराबर में लिखी जाती है, तो पहले 2 आ गया आपका, उसके बाद आप 4 भी कॉमन निकालेंगे इसी स्टेप में, क्योंकि अलग अलग कर सकते हैं दोनों को ना, 1 x प्लस 4 x प्लस 7, तो ये 1 1 1 हो गया है ना। 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पर, 4 के टेबल में 1 कितने पर आता है, 1 पर। तो 2 रॉस आपने अपनी आंखों के सामने देख ली, सेम आ गई हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इफ़ C2 पहले लिखो, C2 एंड C3 बराबर है
तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, मैंने कहा ना बहुत सारी वर्डिंग से आप लिख सकते हो, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ कि आपको मुख्तलिफ चीज़ें करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट विल बी 0, ठीक है, यही लिखा है मैंने। इफ़ कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम, ये नहीं लिखा था, ठीक है, सेम डिटर्मिनेंट विल बी 0, डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। अच्छा तो देखो ये हो गया आपका 8 और वो 0 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करो कुछ भी 0 ही रहेगा। ये था आपका सवाल का जवाब। अब हम करेंगे अपना पार्ट 3, आओ उसको करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि पार्ट 2 और पार्ट 3 तो सेम ही है, मतलब तो इनके सोल्यूशन कैसे अलग अलग हो सकते हैं। मतलब पार्ट 2 जैसे किया वैसे पार्ट 3 भी होना करेंगे, क्योंकि वो तो पार्ट 3 भी वही है जो पार्ट 2 है। अब आप बोल रहे होंगे सर क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं आ रही बात। देखो ये पार्ट 2 है ना, एक्स प्लस, मैंने जब ये देखा ना मैंने कहा लगता है मैंने गलत पार्ट नंबर डाल दिया है, लेकिन देखें ये देखें ये क्या है, x+1, ये कॉलम देखिएगा, ठीक है, x+1 x+4 x+7, तो इसमें क्या दिया हुआ है x+1 x+4 x+7, x+3 x+6 x+9, यहाँ क्या दिया हुआ है x+3 x+6 x+9, x+5 x+8 x+11 x+5 x+8 x+11। तो यानी ये बात समझ में आ गई कि जो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 2 है वही पार्ट नंबर 3 भी है। मतलब ऐसा नहीं है मेथड सेम है, मेथड तो तमाम ही पार्ट में सेम आएगा, मतलब वो पूरा का पूरा उन्होंने दोबारा लिख दिया, मतलब रिपीट हो गया है, तो सेम ही तरीके से होगा, ठीक है, वही चीज़ है जो अभी करी है। मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको कि वो ना उसमें कुछ अलग है, वही क्वेश्चन है जो करा है, तो उसी को पार्ट 3 पार्ट 2 दोनों कह सकते हो, वो दोनों एक ही क्वेश्चन दोबारा उतर गया है वो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो है पार्ट 4, पार्ट 3 का तो हमने देख लिया ना, वो सेम पार्ट 2 था। अच्छा अब देखें यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर इसे ज़ीरो नहीं बनाना, बल्कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसको बराबर करना है 4ab के। ज़ीरो बनाने वाला तो केस ही नहीं है, 4ab के बराबर करने वाला केस है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे यहाँ पर सॉल्व करूँगा आपके लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा, अब मैं कर क्या सकता हूँ पहले मैं वो बताता हूँ कि मैं यहाँ पर ना रॉ 2 और रॉ 3 को माइनस कर दूँगा रॉ 1 से। तो यहाँ लिखो ज़रा, सोल्यूशन लिख देना है यहाँ पर, सोल्यूशन लिख, आई थिंक ये खुला हुआ था ना, ठीक है, सोल्यूशन लिख देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट रॉ 3 एंड, पहले रॉ 2 लिख, रॉ 2 एंड रॉ 3 विथ रॉ 1, ठीक है, इस तरह कुछ करना है आपने। b प्लस सी माइनस बी माइनस सी रहेगा a। अच्छा देखो ये माइनस इस तरह लिख सकता हूँ ना मैं, c प्लस ए, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको माइनस के साथ सॉल्व करा के ही लिख देता हूँ, तो यानी माइनस सी माइनस ए आ जाएगा, माइनस सी माइनस ए, और c नीचे से आके माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने रॉ 3 एंड रॉ 2 लिखा है, तो इसीलिए a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट पूरे के साथ माइनस हो गया, तो b c प्लस ए बी सी सी सी। देखें माइनस का प्लस के साथ कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस के साथ कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस के साथ, और ये माइनस 2c हो गया। अच्छा देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अच्छा ये चीज़ नहीं भूलिएगा कि हम जो है ना इसे 4ab के abc के बराबर करना चाह रहे हैं। 0 माइनस 2c, माइनस का प्लस से कैंसिल, माइनस 2b b और c प्लस ए बी सी। अच्छा यहाँ पर हमसे गलती हो गई है, a प्लस बी है, ठीक, c a प्लस बी, बस वो लिखने में गलती हो गई थी, उसको सही करिएगा।
अच्छा, अब तो इतना तो हमारा आ गया। अब मैं -2 यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, 4ABC। तो यहाँ लिखिए, अब देखो 0 है तो वो कॉमन निकालने में कोई मसला नहीं करेगा। तो टेक कॉमन -2 फ्रॉम ρ2 एंड ρ3। ρ2 और ρ3 से कॉमन कुछ निकलेगा तो ऊपर ही लिखना पड़ेगा, इसकी बिल्कुल जगह बहुत ही कम है। एक एक दो दो स्टेप ही लिख पा रहा हूँ मैं, इतनी जगह कम पड़ लेगी। छोटा करके लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया -2, ये 0 हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, ये 4ABC हो गया, ठीक है। नीचे से कुछ कॉमन नहीं निकाला है तो B C प्लस A B C C A प्लस B हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से होगा कि आपने ना ρ1 को माइनस करना होगा ρ2 के साथ भी, और ρ1 को ही माइनस करना होगा ρ3 के साथ भी। तो उससे ये और आसान हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि फिर वो जो C प्लस A है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट ρ1 या ρ2 ρ1 के साथ एंड ρ3 और ρ1 के साथ 0। अब 0 B से माइनस होगा तो वो B ही रहना है, उसको तो तब्दील नहीं होना। C प्लस A माइनस C, क्योंकि मैंने लिखा है ना ρ2 को ρ1 से माइनस करूँगा, यानी ρ1 की जो वैल्यू वो ρ2 में ले आऊँगा माइनस करने के लिए। B और ये B माइनस B, क्योंकि ऊपर B है। C जब 0 से माइनस होगा तो वो C रहेगा, C माइनस C, और A प्लस B माइनस B। ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए क्या आ रहा है, 4ABC। 0 C B B माइनस प्लस को ख़त्म करे तो A, माइनस प्लस को ख़त्म करे तो 0, C माइनस प्लस को ख़त्म करे तो 0, और सिर्फ A। तो ये देखें कितना सिंप्लीफाई हो गया ना। अब बस इसका आप डिटर्मिनेंट करिए ज़रा, 4ABC आ जाएगा आपका आंसर। इसी चीज़ का आप डिटर्मिनेंट करेंगे ज़रा, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो -2 साथ ही चलेगा, डिटर्मिनेंट यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये 0 हो गया पूरा का पूरा। पहली रो पहला कॉलम हटा दीजिए, A 0 0 A ही है, ठीक है। वो पूरा 0 करते जाओ, फिर माइनस A, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो हटा दिया, फिर कॉलम हटा दिया, तो B C। अच्छा, ये नीचे कर रहा हूँ मैं, वो मैंने ऊपर देख रहा था, मैं नीचे से कर रहा हूँ, ठीक है। पहली रो हटा दिया, दूसरा कॉलम हटा दिया, तो B C 0 A प्लस B, तो B C A 0, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी समझने में। अच्छा, यहाँ पर ना हमसे छोटी सी मिस्टेक हो रही है, ये C है, A नहीं है। देखिए ये C है, हमने वो गलती से वहाँ A लिख दिया था, बाकी सब सही है, ये C था। ये छोटी सी मिस्टेक होती तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत चला जाता हमारा। इस छोटी सी मिस्टेक को ठीक करें, अब आगे इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारा आगे क्या जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 माइनस, तो ये हो गया आपके पास AB है ना, AB हो गया ना, और CA आ रहा है, और ये 0 हो गया प्लस B। अच्छा, ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस AC, ठीक है। अब इसको ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 0 को ख़त्म कर दें, अब कोई फ़ायदा नहीं है उसको बार बार रिपीट करने का अपना। तो ये हो गया, ये 0 भी ख़त्म हो गया, माइनस AB C,
ठीक है, और ये 0 भी ख़त्म हो गया तो ये हो गया माइनस ABC, तो ये माइनस 2ABC। अच्छा, ये 4ABC करना था आपने, इसे 4ABC करना था, इसे भी 4ABC करना था। तो देखें क्या आ रहा है आपके पास, 4ABC ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4ABC आ गया आपके पास। तो ये आपका जवाब आ गया लास्ट में। बस वो एक छोटी सी मिस्टेक कर गए थे कि यहाँ B लिख गए थे, जबकि वो C आ रहा था। यहाँ हमारा ये पार्ट 3 क्वेश्चन, पार्ट 4 जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है वो पार्ट 5 क्वेश्चन है, तो आओ उस पार्ट 5 को भी करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास अब है आपका क्वेश्चन या पार्ट 5, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वो हमारा प्रीवियस वाला ही चल रहा है, ये हमारा इसका पार्ट 5 है। अच्छा, अब देखो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ को 0 के बराबर नहीं करना, बल्कि इस चीज़ को पहले इसके बराबर और फिर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर बनाना है। अब आपने क्या करना है, वही सेम चीज़ करनी है, कॉमन निकालना है, ऐड करना है और डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कॉमन निकलेगा, कहाँ पर ऐड होगा और कहाँ पर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। सबसे पहले देखें, दिमाग लगा के कोशिश करें कि क्या आप कुछ कर पा रहे हैं, इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो मैंने ये कोशिश करनी है कि आप खुद से भी सवाल कर सको। मैं करा रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मुझे जितना आता है वो मेरे तक रह जाएगा अगर आप नहीं सीख पाएंगे। तो आप पहले देखो कि कुछ कर सकते हो आप, इसमें कुछ तरीका है सॉल्व करने का। देखो आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर ABC है, ABC। अब यहाँ से कॉमन कैसे निकालोगे ABC को, क्योंकि ना ही आप नीचे से ऐड कर सकते हो, क्योंकि नीचे फिर A तो नहीं बन रहा होगा ना हर जगह, ऊपर भी फिर नहीं बन रहा होगा, इस तरह मुश्किल होगा। तो आप क्या करो, ये A कॉमन निकाल लो, ये B, ये C। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो A है नहीं, यहाँ तो B है नहीं, मतलब यहाँ भी A नहीं है, यहाँ B नहीं है, यहाँ B नहीं है, यहाँ B नहीं है, यहाँ C नहीं है, यहाँ C नहीं है, कॉमन कैसे निकल रहा है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक कॉमन की टेक्निक बताता हूँ। आप क्या लिखो, टेक कॉमन A फ्रॉम रॉ 1, क्योंकि रॉ 1 से ही A कॉमन आ सकता है। अच्छा, B फ्रॉम, अच्छा B कहाँ से कॉमन निकालोगे आप, B कॉमन निकालोगे आप रॉ 2 से। थोड़ा सा ये बोर्ड थोड़ा एडजस्ट हो जाए, हाँ ठीक है। अच्छा, एंड C फ्रॉम R3 से निकालोगे आप, तो कॉमन निकाल रहे हो आप। अच्छा, अब एक रूल हमेशा याद रखना, A B C, जब भी आप कॉमन निकालते हो अगर वो पूरी रॉ में मौजूद नहीं है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल A यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, A यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ A नहीं है वहाँ पर A को डिवाइड कराओगे। अब ये क्या रूल है, इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, ठीक है। अच्छा, 1/A हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ से A तो कॉमन निकाल रहे हो लेकिन A नहीं है, A यहाँ पर ये आ गया आपका कॉमन निकल के। यहाँ से भी आपने A कॉमन निकाला लेकिन प्रीवियस A है नहीं वहाँ पर, ठीक है। अब B का भी यही सीन है कि यहाँ पर B नहीं है ना, तो B डिवाइड में। अच्छा, अभी ये आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा होता क्यों है। सिर्फ एक स्टेप ये मुझे करने दीजिए, फिर मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जगह कम है तो छोटे छोटे स्टेप्स भी बनाने होंगे। तो 1/C 1/C प्लस C/C। अच्छा, अब जो चीज़ आपने A कॉमन निकाली है, अगर दोबारा उसे सॉल्व कर दो, दोबारा रॉ 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो ऊपर वाली चीज़ वापस आ जाएगी ना। यानी ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर A किसी चीज़ के साथ मौजूद नहीं है तो उसको डिवाइड कराकर आप कॉमन निकाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऐसा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो, आपके पास है AB प्लस B, ठीक है। आप चाहते हो A कॉमन निकालना, तो आप यहाँ से क्या करोगे, A कॉमन निकाल लोगे। जो चीज़ कॉमन निकालते हो वो डिवाइड भी कराते हो, AB/A प्लस B/A, ठीक है। अच्छा, तो ये A इस A को कैंसिल करेगा और ये क्या आ गया आपके पास, B प्लस B/A। अब वापस A को मल्टीप्लाई करा दो, तो AB प्लस AB/A, तो ये इसको कैंसिल हो जाएगा,
ए बी प्लस बी दोबारा आ गया है ना। यानी ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कहीं पर हमें कॉमन निकालना है, एक तरफ तो वो चीज़ हैगी, दूसरी तरफ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉमन निकालने के साथ साथ जो चीज़ कॉमन निकाल रहा हूँ वो डिवाइड करा सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी जो चीज़ की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। ये रूल आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि 9th-10th में मुझे अच्छी तरह याद है, ये ज़्यादा इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट ईयर में ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करा। बी के साथ भी सेम सीन किया मैंने, सी के साथ भी सेम किया। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि देखो ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए सी से बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा, ए बी सी। सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ 1/। इस सवालों को बहुत गौर से मेरे साथ देखिए, बहुत गौर से करिए, बिल्कुल भी कोशिश ना करिए इन्हें जल्दी करने की। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन ट्रिकी हैं, यानी ट्रिक लग रहे हैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा आपको सॉल्व करने में। तो इसीलिए मेरे साथ देखते रहें, करते रहें, मैं भी आपके साथ ही टाइम दे रहा हूँ ना, तो आप लोग भी करते रहें। हाँ, अगर आप खुद अकेले कर रहे हो तो फिर शायद आप डिसहार्ट हो सकते हो कि भाई मैं अकेले ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो यहाँ आपके साथ काम कर रहा हूँ ना, तो डिसहार्ट ना हो, बस मेहनत करें। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने करना है रॉ 3, रॉ 2 और रॉ 3 को रॉ 1 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ऐड करना है। ऐड रॉ 2 एंड रॉ 3 इन रॉ 1। ठीक है, तो ए बी सी, तो अच्छा यहाँ ये भी लिख लेना कि लेफ़्ट हैंड साइड, हमने लेफ़्ट हैंड साइड उठा के सॉल्व करी है। वो मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि अगर कोई पूछ ले कि ये आपने क्यों लिया तो आपको पता हो। अच्छा, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए 1/a तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, 1/b आपने रॉ 2 से लिया है, और 1/c। अब आप बोलोगे सर 1 कहाँ चला गया जो था ए के साथ, तो वो मैंने यहाँ आखिर में लिख दिया थोड़ा दूर करके, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक गड़बड़ है कि ये पूरा आ नहीं सकेगा इसके अंदर। मैं यहाँ पर लिखूँगा ना, चलो छोटा छोटा करके लिखता हूँ। तो 1/a प्लस, तो नीचे से क्या आ गया 1/b, और 1b आया है, लेकिन वो मैं थोड़ा सा आगे करके लिखूँगा। ठीक है, अच्छा अब आ गया मेरे पास 1/a फिर आ गया, और 1/b नीचे से आ गया रॉ 2 से, और 1/c भी आ गया मेरे पास रॉ 3 से। 1/c और 1 आ गया, हाँ आ गया, पूरी हमारा इस जगह में आ गया। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो नीचे जो चीज़ें थी वो तो ऑलरेडी रहेंगी ही रहेंगी, b 1/c 1/b प्लस 1 1/, ये गलत है, इसके नीचे लिखा जाएगा 1/b प्लस 1 1/c 1/b और 1/c प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अब देखो 1/a 1/b 1/c प्लस 1 1/a, और ये सेम चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरे से कॉमन निकाल लीजिए, और देखो ये चीज़ बन भी गई आपके पास। a b c कॉमन निकाल लिया आपने, क्या 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ आपके पास बच गया 1 1 1। दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही चीज़ ऊपर आ जाएगी, 1/b प्लस 1। कभी भी मैथ करो ना, ये कोशिश नहीं करो कि जल्द से जल्द कर लूँ और जल्द से जल्द फ्री हो जाऊँ, और कोशिश करना कभी ऐसा करने की। जिस दिन आप ऐसा करोगे उस दिन आप देखोगे कि बार बार गलतियाँ हो रही होंगी। आप बोलोगे कि आज पता नहीं इतनी गलतियाँ क्यों हो रही हैं, पहले तो इतनी गलतियाँ नहीं होती थी मैथ में मुझसे। तो ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी मैथ करो ठंडे दिमाग से लेकर बैठो मैथ को। मैथ की ये खसूसियत है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है हर सब्जेक्ट के अलावा। पढ़ाने में भी आप देखें कि अगर मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर रिकॉर्ड करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होता है। बहुत लंबा अगर लेक्चर हो जाए एक्सरसाइजेस वाला, वो 1 घंटे तक मैं कंप्लीट कर जाता हूँ। लेकिन जब मैं मैथ कराने बैठता हूँ तो हर वीडियो ही 1-1.5 घंटे से ऊपर की आ रही होती है, तो मैं कभी भी परेशान नहीं होता, इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, टाइम लग रहा है, नहीं, बस रिलैक्स रहता हूँ और कराता रहता हूँ। अब इस चक्कर को सॉल्व करना पड़ेगा। इस चक्कर को सॉल्व करने के लिए एक चक्कर ये लगाया जा सकता है कि मुझे साफ समझ में आ रहा है, इसको ऐसे भी डिटर्मिनेंट लिया जा सकता है, लेकिन बहुत हार्ड है। इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, कैसे कि मैं लिखता हूँ कि मैं R2 के साथ माइनस करूँगा R1 को, एंड यहाँ लिख लो सब। ठीक है, यहाँ लिख लो सब यानी सब्ट्रैक्ट।
सब्ट्रैक्ट आर, चलो थोड़ा मैं बेहतर साफ़ सुथरा करके लिखता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट R2 विथ R1 एंड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है R2 विथ R1, आप ऐसे लिखोगे तो भी समझ में आएगा, आपको खुद भी समझ में आएगा, R3 विथ R1, ठीक है। अब इसको ज़रा इधर चेक करिए, ABC 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1, ठीक है। और किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी मेहनत अगर करें ना हम, तो क्या होता है कि काम आसान हो जाते हैं। 1, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि मैं R2 के साथ माइनस करूँगा R1 यहाँ पे 1 है, ठीक है, बेसिकली रॉ 1। तो यहाँ भी 1 - 1 कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये 1 था। अच्छा, तो 1 प्लस बी एज इट इज़ रहेगा, 1 प्लस बी प्लस 1 माइनस 1/B, ठीक है, क्योंकि ये मैंने माइनस भी करना है ना। 1/B यहाँ भी मौजूद था और यहाँ वहाँ से भी 1/B माइनस होने के लिए आ गया। अच्छा, अब इसी तरह से 1/C भी ज़रा चेक करिए, 1/C माइनस 1/C, 1/C प्लस 1 माइनस 1/C, यहाँ से आया माइनस होने के लिए। तो यह बिल्कुल ठीक हो गया आपका काम, तो ये मैं रिमूव कर सकता हूँ। बस वही बात है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है वो चीज़ रिमूव कर दी जाती है, चाहे इंसान हो या इक्वेशन हो। तो कोशिश करें कि भाई हमेशा आपकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल, ये 1, ये माइनस 1 कैंसिल, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ये प्लस 1/C, ये माइनस 1/C कैंसिल, ये प्लस 1/C, ये माइनस 1/C कैंसिल। अब जो जो कट गया उसको हटा दीजिए और जो जो रह गया उसे लिख लीजिए। तो यहाँ 1/B तो हमारा एज इट इज़ मौजूद रहा, यहाँ सिर्फ 1 रहा, यहाँ 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा, 1/C को कुछ भी नहीं हुआ, ये 0 रह गया और ये 1 रह गया। अब मैं एक बार कंफर्म करता हूँ कहीं कोई कुछ गलती ना हुई हो, ठीक है। 1 0 0 ठीक है, 1/B बिल्कुल ठीक है, 1 ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है, बस सब सही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना है इस वाली टर्म का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये मैं ABC साथ चलाता रहूँगा, इसको मैं नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि गायब कर दूँ एकदम से, क्योंकि अगर इसे गायब कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि अब तक काम क्या कराया हमने। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो अच्छी तरह आपको बात समझ में आ रही होगी कि 1 0 0 1। अच्छा, अब बाकियों का डिटर्मिनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 0 है तो वो तमाम चीज़ को 0 कर देगा, यहाँ 0 है तो वो तमाम चीज़ को 0 कर ही देना है उसने। तो आपका ABC और 1/A शायद थोड़ा सा नज़र ना आ रहा हो, प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1, ठीक है। मैथ में स्ट्रॉन्ग होना है तो बस थोड़ा सा तहम्मुल रख के काम करना है। अच्छा देखो, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा 1 ही बनना है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास बोर्ड छोटा है, अब ऐसा नहीं है कि बोर्ड बड़ा हो नहीं सकता, ये बोर्ड तो वैसे फिक्स ही रहता है ना, तो बड़ा हो ही नहीं सकता, ये तो वाकई नहीं हो सकता बड़ा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि किसी ना किसी तरह से साफ़ सुथरा और हर चीज़ एक्सप्लेन करके काम करूँ। तो अब नीयत अच्छी होती है तो बरकत हो ही जाती है, काम हो ही जाता है ना अच्छा। तो देखो ABC, ये एक 1/A प्लस 1/B, कोई भी स्टेप आपने छोड़ना नहीं है, सारे स्टेप निकालने। देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 और बाहर भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहेगा। तो ये वाली चीज़ तो आपकी आ गई है ना, ये वाली चीज़ तो आपकी आ गई है, एक तो आपने प्रूफ कर ली। अब ये वाली कैसे बनेगी, बस ये ABC को मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका वो वाला काम भी हो जाएगा। ABC मल्टीप्लाई बाय 1/A, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, ABC डिवाइडेड बाय B और ABC यहाँ आएगा ABC डिवाइडेड बाय C, और A1 के साथ ABC मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही रहेगा, और वो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ख़त्म। अच्छा, A को A से कैंसिल, B को B से कैंसिल, C को C से कैंसिल, इसको पहले लिख लीजिए, सब ऐड ही हो रहे हैं, पहले लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा। BC बन गया, CA या AC लिख लो या CA एक ही बात है, ठीक है, और AB तो ये देखें आपके सामने ही मैंने प्रूफ कर लिया कि ये वाली चीज़ ये बन गई थी और फिर हमारी ये वाली चीज़ भी आ गई। तो यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ्ड।
तो बस जो स्टेप्स मैंने लगाता गया वही मैं करता जाऊंगा और वही जो है उसी तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये बी सी हो गया, ये सी ए हो गया, ये ए बी हो गया आपका। तो अब करेंगे इसका, देख लेता हूँ मैं, अब ये आखिरी था क्या? नहीं, ये आखिरी नहीं था, इसका पार्ट 6 आखिरी होगा। अच्छा, अब आपके पास आ गया है पार्ट 6। ये भी आसान है, लेकिन यहाँ भी आपने किसी चीज़ को ज़ीरो के बराबर नहीं करना, इस चीज़ को इसके बराबर लाना है। अब बज़ाहिर तो देखने में शायद लग रहा हो कि आसान है, लेकिन ये आसान है नहीं। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो है रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करने का। अब इंटरचेंज का तो आपको मतलब पता है ना, कि जैसे कोई फ्लाईओवर, मतलब कोई इंटरचेंज बना हुआ है। अगर आप नाज़िमाबाद में रहते हो तो एक रोड ऐसे जा रहा है, एक रोड ऐसे जा रहा है बोर्ड ऑफिस की तरफ, आप लोग गए भी हो, और उसके ऊपर एक इंटरचेंज बना हुआ है। अब वो इंटरचेंज क्या करता है कि यहाँ वाले रोड वाले लोगों को यहाँ ले आता है। यही काम होता है ना इंटरचेंज का। और इसका उलट भी करता है कि यहाँ वाले लोगों को यहाँ ले आता है। तो इसका ये इंटरचेंज है। अब तो यहाँ भी जब इंटरचेंज होगा ना, तो सेम वही चीज़ है कि एक रॉ दूसरी रॉ के पास चली जाएगी और दूसरी रॉ उस जगह आ जाएगी जहाँ वो पहले वाली रॉ थी। तो वो मैं भी करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले तो जो कॉमन निकल रहा हो वो बगैर देखे कॉमन निकालने। तो आपने सबसे पहले उठाना है टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड, एक ही साथ लिख दीजिए, टेक एंड टेक कॉमन, टेक कॉमन अल्फा बीटा गामा फ्रॉम रॉ, नहीं रॉ नहीं है, कॉलम 3। रॉ और कॉलम का पता होना चाहिए। अच्छा देखो, जब कॉमन निकालोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा इस तरफ आ जाने चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा, देखो अल्फ़ा बीटा गामा, रॉ से कॉमन निकाला, कॉलम से कॉमन निकाला है, रॉ से कॉमन नहीं निकाला है, तो इसीलिए ये वाला बीटा अल्फ़ा यहीं रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से क्यों नहीं कॉमन निकाल लिया? अगर ऐसे कॉमन निकालेंगे तो ये सवाल शायद हो जाए, क्योंकि मैंने इस तरह नहीं किया है, मैंने आसान तरीके से करने की कोशिश की है, तो इसीलिए मैं इस तरह से कॉमन निकाल रहा हूँ। अच्छा, अब मेरा यहाँ तक तो सवाल से कॉमन आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब आप बोलोगे सर कॉमन निकाला फिर दोबारा मल्टीप्लाई क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ मुझे कहा गया अल्फ़ा का स्क्वायर, लेकिन यहाँ कुछ भी अभी तक स्क्वायर में नज़र नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब आपने लिखना है मल्टीप्लाई अल्फ़ा विथ रॉ, नहीं हाँ रॉ 1, बीटा विथ रॉ 2 एंड गामा विथ रॉ 3। ये 3 कुछ आपने करना है। ठीक है, अच्छा देखो, जो चीज़ आप मल्टीप्लाई करते हो ना, वो आपको डिवाइड भी करानी पड़ती है। सबसे पहले मैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अल्फ़ा मुझे यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा। अभी तक ये वाला स्टेप नहीं आया था पीछे कहीं, तो इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन जहाँ जहाँ आएगा मैं बता दूंगा कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ना मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ डिवाइड लाजमी रहेगा। स्क्वायर हो गया, रॉ के साथ करा है तो इसलिए रॉ में ही तब्दीली आ रही है, स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आपका दिमाग इस तरफ ही आ रहा होगा कि सर यहाँ पर पहले ही अच्छा था, आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक चीज़ गड़बड़ आ रही है, ये गामा है, अल्फ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, बीटा मैं कर रहा हूँ रॉ 2 के साथ, मैंने लिख दिया है, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पर आ गया। देखो अल्फ़ा मौजूद था, बीटा बीच में आ गया, और अल्फ़ा को मैंने अल्फ़ा को आगे लिख लिया, गामा को बाद में लिख लिया, ताकि आपको कॉमन निकालने में समझ में आ जाए। बीटा, तो यहाँ भी बीटा आ गया। अब यही काम, ये सी नहीं है भाईजान, ये सी कहाँ से आ गया? गामा है, ये गामा है। ठीक है, वो शायद मैं सी लिख दिया, गामा है। अच्छा, यहाँ देखो गामा का स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक पहले ही मौजूद था। अच्छा देखो, अल्फ़ा पहले ही मौजूद था, बीटा पहले ही मौजूद था, उसको गामा ने भी ज्वाइन कर लिया, और यहाँ गामा एज इट इज़ आ गया। अच्छा देखो, ये पूरा का पूरा आपस में कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब तो कॉमन निकाल लो। अब आप बोलोगे सर अभी तो कॉमन निकाला था, लेकिन वो तो कॉमन आपने रॉ 3 से निकाला था ना, आप रॉ 2 से निकालो। ऐसे ही होगा ये सवाल। टेक कॉमन, क्या कॉमन निकाल लूँ मैं? टेक कॉमन अल्फ़ा बीटा गामा फ्रॉम कॉलम 2।
ठीक है, कॉलम से कॉमन निकाला था, रॉ से नहीं। मिटाना तो पड़ेगा, जगह नहीं है ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी जगह है। मसाइल ज़्यादा, वसाइल कम। चलो तो ये क्या आ रहा है, हाँ अल्फ़ा बीटा गामा तो ख़त्म हो गया था, लेकिन अब दोबारा आ गया क्योंकि आपने कॉमन निकाला है। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 111 अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। अब आए ज़रा मैं एक चीज़ सिखाता हूँ आपको, इंटरचेंज करना सिखाता हूँ मैं आपको। 2 बार इंटरचेंज करेंगे, 1 बार नहीं करेंगे, याद रखिएगा। यहाँ लिख दो इंटरचेंज, CHANG, इंटरचेंज रॉ नहीं, कॉलम 2 यहाँ से लिख लो, कॉलम 1 विथ कॉलम 2। यानी जहाँ पर ये मैट्रिक्स में अलाउ होता है कि आप रॉस को या कॉलम्स को इंटरचेंज कर लो। अभी मैं कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ, आगे रॉ को भी इंटरचेंज करेंगे आगे सवालों में। तो जहाँ पर आपके पास ये 111 लिखा हुआ है ना, ये कॉलम 1 में चली जाएगी, और ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ये कॉलम 2 में आ जाएगी। तो अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज़ और, जब भी आप इंटरचेंज करते हो माइनस आ जाता है। माइनस यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा। माइनस लिख लो या -1 कह लो, एक ही बात है। तो मैं माइनस ही लगाता हूँ क्योंकि बुक में भी माइनस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जब भी आप ऐसा करोगे इंटरचेंज, माइनस ज़रूर आएगा। होता है ना, लाइन तब्दील करते हो तो आप अपोजिट जाने लग जाते हो। ऐसा तो नहीं है ना, आप जा यूँ रहे थे और दूसरी लाइन में आके भी यूँ ही जा रहे हो, पहले यूँ जा रहे थे अब भी यूँ जा रहे हो, तो फिर ये तो चलान हो जाएगा, बल्कि गाड़ी बंद हो जाएगी। दूसरी लाइन में क्या अपोजिट जाने लग जाते हो ना, तो इसलिए वो माइनस आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसको इस तरह से दिमाग में बिठा सकते हो अपने, अच्छा बैठ जाएगा। अच्छा देखो 111 अल्फ़ा स्क्वायर। अच्छा तीनों रॉस को एक साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते, अगर करना है तो फिर वो माइनस नहीं आएगा, वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा। अच्छा अगेन इंटरचेंज करो, अब रॉ 2 और रॉ 3 को करना इंटरचेंज, CHANG, इंटरचेंज। इंटरचेंज की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, INTERCHANGE, इंटरचेंज रॉ 2 विथ रॉ 3। देखो एक माइनस तो पहले से था, दूसरा माइनस क्यों आया, क्योंकि आपने दोबारा वही काम किया, इंटरचेंज किया, इसीलिए आ गया 111 अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का भी स्क्वायर गामा का भी स्क्वायर। अब मैं ऊपर थोड़ा सा रिमूव कर सकता हूँ चीज़ों को। अच्छा अब वर्डिंग नीचे लिखनी चाहिए थी, लेकिन नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर ही लिख दूँगा। जो मैं करता जा रहा हूँ आप आगे आगे लिखते जाना मेरे साथ, कोई मसला होगा नहीं, मैं उम्मीद यही करता हूँ। अच्छा अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई अल्फ़ा विथ रॉ 1। देखो मैं अपने पास से सवाल करता हूँ, तो हो सकता है कि आपको क्या पता कोई शॉर्ट स्टेप भी मिल जाए, तो उसमें फिर टेंशन नहीं लेनी है। अगर समझ में आ रहा है तो उसको आप कर सकते हो, ये नहीं कि मैंने इस तरह कराया था तो आप भी इस तरह ही करोगे। अगर कोई शॉर्ट स्टेप मिल रहा है, समझ भी अच्छा आ रहा है, तो वो कर सकते हो। बातों में ये रहेगा कि रॉ 2 और रॉ 3 याद रहेगा ना, कि रॉ 1 के साथ अल्फ़ा, रॉ 2 के साथ बीटा, रॉ 3 के साथ गामा। माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा आ गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड में भी लिखते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप अल्फ़ा कर रहे हो तो पहले अल्फ़ा लिखोगे, अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि देखो पहले से एक मौजूद था ना। अच्छा 2 यहाँ पहले से मौजूद थे, तीसरा आप ले आए तो ये क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड ही होती हैं ना, तो ये इसके ही तो बराबर आएगा। बीटा, बीटा का स्क्वायर, बीटा का क्यूब, ठीक है। गामा, अच्छा यहाँ भी आ जाएगा बीटा, गामा, गामा का स्क्वायर, एक पहले से मौजूद था, यहाँ 2 मौजूद थे, गामा का क्यूब।
अब आप देख रहे होंगे आपकी डिज़ायर इक्वेशन बन गई है, मतलब डिज़ायर मैट्रिक्स बन गया है। प्लस का डिवाइड में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल। तो यही तो चीज़ बनानी थी, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब बी अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब गामा स्क्वायर गामा क्यूब, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हैंड प्रूफ्ड। बस यही काम करना था। अब जो स्टेप मैंने लिखे हैं सब एज इट इज़ लिखिएगा, कोई भी स्टेप्स हटाइएगा मत अपने पास से, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर मुश्किल होगी ना। हाँ, अगर आपको कोई और तरीका नज़र आता है आसान जैसे मैंने किया तो वो भी आप टिक कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अब करते हैं अपना क्वेश्चन ही तब्दील हो गया ना। अब तो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन 4 करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन 4, इसमें एक ही पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्सपेंडिंग। देखें, एक्सपेंडिंग से क्या मुराद है कि आपने इनमें से किसी का डिटर्मिनेंट नहीं लेना, सिर्फ रॉस को कॉलम्स को इंटरचेंज कर कर एक दूसरे को बराबर करना है। द डिटर्मिनेंट प्रूव डेट। अच्छा, तो विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स, याद रखिएगा किसी का भी डिटर्मिनेंट नहीं लीजिएगा, आ जाएगा लेकिन लेना नहीं है आपने। अगर लिया तो सवाल का जवाब तो गलत ही होगा, बेशक प्रूफ हो जाए लेकिन गलत होगा, क्योंकि जो काम नहीं किया गया अगर वो कर रहे हैं तो फिर नंबर तो नहीं मिलेंगे और वो गलत भी माना जाएगा क्योंकि मना किया जा रहा है ना करने से। अच्छा देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, पहला जो मैट्रिक्स है वो है ए बी सी एक्स वाई जी, ये एक्स वाई सी हो गया है, एक्स वाई जी है, ठीक है। पी क्यू आर वाई बी क्यू, ठीक है। एक्स ए पी जेड सी आर और एक्स तीसरा है एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। तो मैंने पढ़ा इसे इसलिए कि कोई गलती ना चली जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम इस पर देंगे तो इसलिए गलती ना हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, दो तरीके से सवाल होगा और दो में से एक तरीका आपने अपनाना है। एक तरीका तो ये है कि या आप इसको उठा लें, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसको ले लीजिए इस मैट्रिक्स को और पहले इसके बराबर कर दीजिए और फिर इसके बराबर, सही तरीका है, लेकिन ये ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा इसमें। दूसरा तरीका ये है कि इसको उठाइए इसके बराबर कर दीजिए और इसको उठाइए इसके बराबर कर दीजिए, ये दो तरीके हैं। तो मैं समझता हूँ कि दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा है और आसान भी है, क्योंकि उससे पता चलता रहेगा कि हमने इसके बराबर बना लिया है फिर इसको इसके बराबर, तो तीनों बराबर आ जाएंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम नहीं ले रहे हैं, हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेक मिडल मैट्रिक्स कह लो या इसको कोई नाम दे दो, 1 2 3 कह दो, टेक मैट्रिक्स, ये तो मैंने मैट्रिक लिख दिया मैट्रिक्स को इसको थोड़ा मैट्रिक्स करें, मैट्रिक नहीं करना, ठीक है। यहाँ डिटर्मिनेंट लिख लो इसको, बल्कि डिटर्मिनेंट लिखो ज़्यादा अच्छा होगा, डिटर्मिनेंट टेक डिटर्मिनेंट मिडल, यहाँ 2, ठीक है, 2 लिख दिया मैंने इसको, ये 2 है, ये डिटर्मिनेंट 1 है, डिटर्मिनेंट 2 है, डिटर्मिनेंट 3 है। अच्छा, अब देखो मैंने इसको करना क्या है, सबसे पहले मैंने इनकी रॉस को आपस में इंटरचेंज करना है, यानी ये वाली रॉ को ऊपर ले जाना है, वाली रॉ को नीचे ले आना है। अच्छा, इसको देख के सॉल्व करते रहिए, बात समझ में आती रहेगी कि इस वाली रॉ को ऊपर ले जाएं, इस वाली रॉ को नीचे ले जाएं, ताकि वो ए बी सी एक लाइन में आ जाए, क्योंकि देखो यहाँ ए बी सी एक लाइन में है। तो लिखो इंटरचेंज, CHANG, देख के करते रहेंगे ना, होता रहेगा, इंटरचेंज रॉ 1 एंड रॉ 2। कुछ ये आपके पास आता है, दो हिस्सों में कर लेते हैं, एक हिस्से में आधा कर लेंगे, एक हिस्से में आधा। अच्छा, क्या आ रहा है आपके पास, इसके पास आ रहा है आपके पास एक्स वाई, अच्छा माइनस भी आएगा, मैंने बताया था ना, एक्स वाई ए बी पी क्यू, और नीचे वाले को तो हमने छेड़ा ही नहीं, जेड सी आर, है ना, यही था ना, एक्स वाई जेड एक हो गया, ए बी सी एक हो गया, पी क्यू आर एक लाइन में आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस कॉलम को उधर ले जाता हूँ, उस कॉलम को इधर ले जाता हूँ, क्योंकि मैं अगर मुझे अभी भी इसका ट्रांसपोज करूँ ना, ये चीज़ नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये बीच में है, ये बीच वाली चीज़ तो फिर ये इस तरह अलाइन हो जाएगी। तो मैं पहले उसको उधर ले जाता हूँ, तो दोबारा इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब एक और टाइम इंटरचेंज कर रहा हूँ, दोबारा से मुराद ये नहीं है कि उसी को दोबारा बना रहा हूँ, इंटरचेंज कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दो।
एक माइनस तो वो वाला था जो पहले किया, एक माइनस दोबारा आएगा क्योंकि अभी हम दोबारा से जो है वो इंटरचेंज का प्रोसेस लगा रहे हो। ए बी सी एक्स वाई जी पी क्यू आर, टेक ट्रांसपोज, ट्रांसपोर्ट नहीं ट्रांसपोज, TRANS, ट्रांसपोज, POS। ट्रांसपोर्ट्स भी पढ़ रहे होते हैं कुछ लोग, ट्रांसपोज भी पढ़ते हैं, मैं तो भाई ट्रांसपोज ही पढ़ता हूँ, ट्रांसपोज, क्योंकि लिखा हुआ भी ट्रांसपोज ही है ना। अच्छा तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, वो तो ख़त्म। अब ट्रांसपोज में दो कंडीशन होती है, या तो रॉ को कॉलम बना लो, कॉलम को रॉ बना लो। लेकिन हमारे को कौन सी कंडीशन चाहिए? हमको तो ये कंडीशन चाहिए कि हमारी कॉलम रॉ बने, तभी तो हमारा ऊपर वाली चीज़ आएगी। तो हम इसको ज़रा कॉलम को रॉ बना देते हैं। ABC एक कॉलम है, रॉ में चला जाएगा, ABC, XYZ कॉलम है, रॉ में चला जाएगा। PQR आखिरी कॉलम है ना, तो आखिरी रॉ बन जाएगी, PQR। देखा बीच वाला और ये दोनों बराबर आ गए, तो क्या लिख दो? प्रूफ्ड, PROVD, प्रूफ्ड, डिटर्मिनेंट 1 एंड 2। लेकिन यहाँ पे मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, अब मैंने सेम काम इसके साथ भी करना है, तो आओ उसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने, अब इसके आगे से यहाँ से काम करना है आप। चलो बोलिए, मैं भी यहीं से करता हूँ ना। तो देखो, टेक, मेरे पास भी तो जगह बाकी है ना, डिटर्मिनेंट 3। अच्छा इंटरचेंज, अब इसमें देखना पड़ेगा इंटरचेंज करना क्या है। बेसिकली तो मैंने यहाँ से देख के उतारा है, लेकिन मैं वहाँ रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 नहीं लिख दूँगा, वरना तो काम ही ख़राब हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात समझ में आ रही है कि 2-3 बार इंटरचेंज होगा जब जाके मेरा काम होगा, वरना तो हो नहीं सकेगा ना, इसीलिए। और एक चीज़ इसमें ये भी एडवांटेज है कि बस मुझे यही तो करना है कि ABC को ऊपर लेके जाना है, XYZ को नीचे लेकर आना है, और PQR को नीचे रखना है। तो यानी बस रॉ को चेंज करने से काम हो जाएगा, मुझे और कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ भी मैंने रॉ लिखा था ना, और रॉ को ही इंटरचेंज किया होगा, एक बार देख लेते हैं ज़रा। हाँ यहाँ लिखो ज़रा, रॉ 1 एंड रॉ 3। अब आपको रॉ 1 को रॉ 3 बना लो, रॉ 2 को रॉ 3 या रॉ 2 को रॉ 1, इससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका ABC ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपने रॉ 3 को रॉ 1 बनाना है। ABC, PQR तो ऐसे ही रहेंगे, वो बोलेंगे हमें क्या मसला है, हमें तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। वो कहते हैं ना फड्डा होता तो भाई हम क्या करें, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो कुछ कहा ही नहीं गया, ठीक है ये लो। अच्छा एक स्टेप जगह चाहिए होगी, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं। अच्छा तो यहाँ लिखो इंटरचेंज, CHANG, इंटरचेंज रॉ, मैं चाहता हूँ कि ये इधर आ जाए, वो ऊपर चला जाए। तो रॉ 2 एंड रॉ 3, तरतीब सही रखिएगा, रॉ 2 रॉ 3 ऐसे ही लिखिएगा। तो देखो PQR नीचे चला गया, ABC तो कुछ नहीं होगा, उसको तो वैसे ही रहेगा। तो PQR नीचे चला गया, XYZ ऊपर आ गया। अक्सर ये चीज़ वेरिएबल्स भी बनते हैं ना। हाँ तो देखो ये भी, देखो ये वाला भी 1 के बराबर आया, ये वाला भी 1 के बराबर गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रूफ्ड, प्रूफ के 3 1 इक्वल टू 3 है, यहाँ भी एंड नहीं लिखो, इक्वल लिखो। तो ये बात साबित हो गई कि 1 इक्वल टू 2 1 इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। आपके सामने मैंने आपको करके दिखाया। तो 2 तरीके मैंने बताए, ये वाला तरीका सबसे आसान रहा, तो इसलिए मैंने ये वाला तरीका आपके लिए अटैम्प्ट करा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है पार्ट 5, उसको करते हैं, सॉरी क्वेश्चन 5। अच्छा आप लोग शायद ये सोच रहे हो कि ये क्या बना हुआ है, ये वाई ही बनाया मैंने, बस वो थोड़ा सा ऐसे बना दिया था। तो अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन थी तो इसे दूर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे क्वेश्चन 5। अच्छा ये सवाल है हमारे पास अब क्वेश्चन 6, बज़ाहिर बहुत आसान, एक स्टेप इसका बड़ा मुश्किल, जो कि मैंने आपको अगर समझा दिया तो समझ लीजिए आप भी सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, और मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। बस एक स्टार्ट का स्टेप मुझे लग रहा है शायद थोड़ा मुश्किल करे आपको, लेकिन आपने बस अपना ध्यान उस पर देना है, फिर आप खुद ही कर लोगे ये सवाल। सिंपल कह रहे हैं कि ABC आर डिफरेंट,
डिफरेंट यानी ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, ए भी अलग वैल्यू देगा, बी भी अलग वैल्यू देगा, सी भी अलग वैल्यू देगा अगर डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो। और ये यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है ना डेल्टा, ये चीज़ पूरी डेल्टा के बराबर है। और साथ ही साथ ये याद रखना कि डेल्टा इक्वल टू 0 है, यानी अगर इस पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे ना तो वो 0 आएगा, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा, या डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि देन शो डेट, यानी इस इतने बड़े मैट्रिक्स को ना ये बना के दिखाओ। कैसे करोगे, कैसे करोगे? कर सकते हो, आता है, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अच्छा जो स्टेप मैं कह रहा था वो ये वाला है, ये मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, इसको ब्रेक कर कर ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 1 1, ठीक है, प्लस अब आप बोलोगे सर ये कैसे कर दिया आपने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको अभी इसका लॉजिक देता हूँ, आप बोलोगे ठीक है सर पॉसिबल है, समझ गए। ठीक है, जब तक बात समझ ना आए तो वो नॉट पॉसिबल ही रहती है भाई, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। अब मैं बोलूँ इसको दोबारा ऐड करो, ये चीज़ बनेगी। आप बोलोगे सर रो 3 तो बन जाए, कॉलम 3 तो बन जाएगी, कॉलम 2 और कॉलम 1 नहीं बनेगी कभी भी। लेकिन मैं अगर कहूँ ज़रा ऐड तो करें इन्हें, तो क्या बन रहा है 2A 2B 2C 2A। अच्छा याद रखना 0 के बराबर है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखना है 0 के बराबर है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है डेल्टा के भी बराबर है। 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर, अच्छा ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना लिखना, ठीक है, ये मैं इजाफी लिखवा रहा हूँ लेकिन लिखना इसी से पूरी बात समझ आ रही है। 2C स्क्वायर और 1 प्लस A क्यूब 1 प्लस B क्यूब 1 प्लस C क्यूब, ठीक है। बगैर लिखे बता रहा हूँ, कॉलम 1 में से 2 कॉमन निकालो, कॉलम 2 में से भी 2 कॉमन निकालो। A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 प्लस A क्यूब 1 प्लस B क्यूब 1 प्लस C क्यूब, सॉरी ये B क्यूब लिख दिया मैंने यार, अच्छा C क्यूब, ठीक है। कितना हो गया 4, 0 के पास ले जाओ, क्या हो जाएगा, वापस यही चीज़ बन गई जो चीज़ गिवन थी। यानी मैंने सही कहा था कि आप इसको ब्रेक करके लिख लो, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये बात प्रूफ कर दी ना आपके सामने कि दोबारा ऐड किया, 2 इधर भी आ गया 2 इधर भी आ गया। हम जानते हैं कि हम रॉस से कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने 2 यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया, 2 यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया, ये 4 हो गया। ये इस मैट्रिक्स के साथ हो रहा था मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ ले आके कर दिया डिवाइड, तो ये काम हो गया। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन मैंने कॉमन तो रॉ से निकाला था ना भाई, तो रॉ से कॉमन निकाल के यहीं लिखूंगा मैं, उस और कहाँ लिख सकता हूँ। तो ये प्रूफ हो रहा है आपके सामने, आप टीचर से भी अपने कंफर्म कर सकते हैं। तो ये स्टेप मैं ज़रूर मिटा दूंगा क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। असल जो चीज़ है वो यहाँ से है हमारे पास। और पीछे भी तो आपने देखा था ना कि मैंने एक चीज़ कॉमन निकाली थी लेकिन लिखा पूरे मैट्रिक्स के साथ था, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ज़रा कॉमन निकालें, टेक कॉमन। ये वर्डिंग लिखने की बहुत ज़रूरत यूँ पड़ती है कि जब हम कॉमन निकाल लेते हैं ना और इस वर्डिंग को मैं हटा दूँ, आप 1 मिनट वीडियो आगे बढ़ाएं या 2 मिनट वीडियो आगे बढ़ा दें और मैं ये लाइन मिटा दूँ, तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये ए जो मैंने कॉमन निकाला था ये रॉ 1 से निकाला था, रॉ 2 से या रॉ 3 से, और अब दोबारा मल्टीप्लाई किन से होना है। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। टेक कॉमन, ए कॉमन निकालेंगे आप फ्रॉम रॉ 1, ठीक है। बी कॉमन निकालेंगे आप, क्योंकि देखें ए यहाँ भी मौजूद है, बी यहाँ भी मौजूद है, फ्रॉम रॉ 2 एंड आखिर में लिखिए सी कॉमन निकालेंगे, बिल्कुल ठीक, रॉ 3। अच्छा देखें ये क्या आ रहा है आपके पास, ये डेल्टा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैं चेक कर रहा था कहीं वीडियो ऐसा ना हो कि पॉज हो और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और फिर पता चले। ए कॉमन निकाला ए आ गया, बी कॉमन निकाला बी भी आ जाएगा, सी कॉमन निकाला सी भी आ जाएगा। अब मैं ज़रा ये लाइन मिटा दूँ जो मैंने लिखी हुई है, तो आप पहचान सकते हो कि एक इधर से कॉमन निकला था, आप सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे उसे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है इसमें
कि अगर लिखा हुआ ना मिले ना कि एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसा लगता है सबके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 1, ठीक है, यहाँ से ए कॉमन गया। अच्छा मैं आपको ऐसे करता हूँ, ये 1 क्योंकि ए कॉमन चला गया, ये ए क्योंकि ए स्क्वायर था ना, एक ए बाहर चला गया, और यहाँ स्क्वायर रह गया क्योंकि क्यूब था। यहाँ ए की बी था तो चला गया तो 1 बच गया ना। यहाँ पर स्क्वायर था, एक चला गया तो एक बच गया, और यहाँ पर ये मिस्टेक हुई, ये क्यूब है, ये 2 बच गए क्योंकि 3 थे। यहाँ एक ही था तो इसीलिए 1 बच गया, या 2 थे तो 1 बच गया, यहाँ 3 थे, ये भी गलत है, क्यूब आएगा तो 3 बच गए, सॉरी 2 बच गए, शायद वो होते हुए लिखते हुए गलती हो गई हो यहाँ, तो इसे सही करना क्यूब आएगा। ठीक है, अगर मुश्किल हो रही है शुरू में समझने में मुझसे, जब ये मिस्टेक हो गई थी तो ये सही करना। ठीक है, बाकी कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हुई थी, छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ ये एक ए स्क्वायर भी अगर आप ए लिख दो तो फिर बच्चा समझने वाला स्टूडेंट परेशान हो जाता है कैसे कर दिया। तो कभी कभार अगर ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा वेट कर जाया करो 5-10 मिनट, क्योंकि मैं आगे फिर सही कर देता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इसे फ़ौरन सही करना चाहिए, मैं फ़ौरन सही करता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी इसे फ़ौरन सही नहीं कर रहा हूँ, मतलब वीडियो पॉज करके काट के सही नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ ही सही कर देता हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप साथ आ गए होंगे मेरे। 0। अब इंटरचेंज वाला गेम लगाएं ज़रा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो कॉलम 3 है, कॉलम 1 बन जाए, और फिर मैं कॉलम 3 और 2 को रिप्लेस कर दूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ इंटर कर लिया है मैंने, तो मैं इंटरचेंज लिख सकता हूँ। इंटरचेंज रॉ नहीं है भाई, कॉलम है। आप इतनी देर तक वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ना सर बहुत दर्द करता है, तो अक्सर इस तरह की छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं। मैं मानता हूँ ये मिस्टेक हमेशा सिली ही रहेंगी, लेकिन मैंने इसे सही करना है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये गलतियाँ गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे ठीक करने की। थोड़ा पढ़ाता रहूँगा ना तो फिर आदत हो जाएगी देर देर तक बैठ के पढ़ाने की। इंटरचेंज कॉलम 3 विथ कॉलम 1। जगह नहीं है नीचे, अगर देखें तो बिल्कुल है जगह है जगह है भाई। तो मैं अच्छा एक याद रखिएगा, माइनस ज़रूर आएगा। ठीक है, आप जब लाइन चेंज करते हैं तो उल्टी दिशा में जाने लगते हैं ना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c, ठीक है, a b c, ठीक है। अच्छा ये इसको कुछ नहीं करिएगा, इसको बिल्कुल ऐसे रहने दीजिएगा जैसे है। वैसे तो इसको भी छेड़ा जा सकता था, लेकिन मैंने इसको लिया ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब ऊपर वाली चीज़ ज़रा मिटा सकता हूँ मैं। एक मेरे से 9 में गलती हुई थी कि मैंने 22 को 24 लिख दिया था। अब बाय चांस ऐसा हुआ कि वो 22 24 तो बाय मिस्टेक लिखा मैंने, लेकिन वो उससे सॉल्व हो गया, तो वो मिस्टेक पकड़ में ही नहीं आ पाई। वरना अक्सर अगर कभी गलती हो जाए तो सॉल्व नहीं होता सवाल आगे, लेकिन वहाँ वो हो गया सॉल्व। अब वो सॉल्व होना था और फिर वो गलती आगे चली गई। लाखों बच्चों ने वो वीडियो देखी, हज़ारों ने मुझे बताया, तो फिर वो मुझे बड़ा लगता है बुरा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, गलती हो गई। लेकिन आगे इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं होगी। अब देखें रॉ 3 और रॉ 2 को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटर कर लिया है मैंने, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ इंटरचेंज रॉ 3 एंड रॉ 2। ठीक है, ज़रा देखें क्या बनता है। डेल्टा तो एज इट इज़ रहा, -1 आ गया आपके पास, माइनस एक और आ गया आपके पास, क्योंकि पहले से भी माइनस मौजूद था। 1 1 1, क्योंकि मैंने लिखा रॉ 2 और रॉ 3 को तब्दील करेंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 को तब्दील करेंगे तो a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a b c। अच्छा पूरा का पूरा मैट्रिक्स कॉमन निकाला है कभी? यहाँ निकल जाएगा कॉमन। कैसे ज़रा देखें, a b c ये वाला a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं ज़रा रिमूव कर सकता हूँ आप लोगों की अगर इजाज़त हो। देखो ये इधर भी है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बात ख़त्म हो गई इसकी। ये इधर भी है, इधर भी है, कॉमन आ जाएगा। 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, सेम मैट्रिक्स ये रहा, इसलिए कॉमन निकाल रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी अलग होता तो नहीं कॉमन निकल सकता था। माइनस माइनस प्लस, अंदर क्या बच गया 1
प्लस ए बी सी। अब ज़रा इसको दोबारा सॉल्व कर दोगे तो ये चीज़ दोबारा ऊपर वाली आ जाएगी। अच्छा, अब आप इक्वलिटी मेथड जानते हो क्या होता है कि अगर आपके पास दो प्रोडक्ट वाली चीज़ है और ज़ीरो है तो ज़ीरो इसके साथ भी आ जाएगा, ज़ीरो इसके साथ भी आ जाएगा। 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू ज़ीरो, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये पूरी चीज़ क्या हो गई, ख़त्म। और ये हमारा जो कहा था उन्होंने प्रूफ करो, कर दिया हमने, है प्रूफ। यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। काफ़ी लेंदी रही, 2 दिन लगे मुझे बेसिकली इसे अपलोड करने में, लेकिन मैंने कर ली मेहनत से इसे पूरी कंप्लीट। अब बाकी एक्सरसाइज 2.5 शुरू करेंगे। थोड़ा कोर्स अब तेज़ जाने लगा है तो अब इसको तेज़ लेके चलते रहेंगे। एक्सरसाइज़ वो तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है बड़ी कोई एक्सरसाइज़ है, मगर देख रहा हूँ ना आपके साथ मिलके, हाँ कह लीजिए 5-6 पेजेस की है। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में हो जाए, नहीं हुई तो फिर 2 वीडियोस, लेकिन इसकी तो एक वीडियो हो गई, ये तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।